बाद अब बात करते हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली है। आज आपको बताएं, ना सिर्फ उत्तराखंड में बारिश हुई है और बारिश होने के साथ साथ खूब बर्फबारी हुई है, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में सुबह तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो पहुंचा है वो खेती-बाड़ी को, फसलों को पहुंचा है। जी हां, किसानों की फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और यहां पर ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें कि अगले 2 दिन तक दोनों राज्यों में यही हाल बना रहेगा, क्योंकि मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि अगले 2 दिन तक इसी तरह से उत्तर प्रदेश में बारिश भी होगी, ओलावृष्टि भी होगी और उत्तराखंड में बारिश होने के साथ साथ बर्फबारी भी होगी। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग की चेतावनी सच साबित हुई है। पिथौरागढ़ और चमोली में बर्फबारी होने से एक बार फिर से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन इन सब के बीच सैलानी खुश नजर आ रहे हैं। एक बार फिर मौसम बदलने की यहाँ पर आहट दिखाई दे रही है और निश्चित तौर पर लोगों को और दिक्कतें यहाँ पर उठानी पड़ेंगी, क्योंकि प्रशासन के पास बर्फबारी से निपटने के लिए कोई ज़रूरी सामान मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि कई जिलों में स्नो कटर भी मौजूद नहीं है, जिस कारण तय है कि जो मोटर मार्ग हैं वो खासे प्रभावित होंगे और उच्च हिमालयी इलाकों में रहने वाले लोगों को दिक्कतें बढ़ेंगी। नैनीताल में भी मुश्किलें कम नहीं। बर्फबारी, बारिश और ओलावृष्टि से मौसम में नमी और गलन बढ़ गई है, जिससे लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे हैं। जरूरी कामकाज होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। सुबह से ही नैनीताल में जिस कदर से बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी है, उसके बाद शहर में कोहरा छाया हुआ है और जो हल्की बारिश है वो शहर में शुरू हो गई है और कमावेश पूरी स्थिति पूरे राज्य की कुछ इस कदर ही बनी हुई है। अगर मौसम विभाग की बात करें तो राज्य के जो पहाड़ी जिले हैं, चाहे उत्तरकाशी है, चमोली है या रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ में भारी हिमपात की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा जो नैनीताल है, उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है, देहरादून है, वहाँ पर ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बदले मौसम के मिजाज के बाद उत्तर प्रदेश में भी मौसम ने करवट ले ली है। नोएडा में झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद मौसम में ठंडक बढ़ गई। सड़कों पर सन्नाटा पसर गया, क्योंकि लोग बारिश से बचने के लिए घरों से निकले ही नहीं। वहीं ग्रेटर नोएडा की तस्वीर आपको दिखाएं तो ये भयानक है। आकाशीय बिजली गिरने से कई मकानों में दरार पड़ गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन तस्वीरों को देखकर मकान में रहने वाले लोग डरे और सहमे हैं। चाई बारिश के साथ में गरज, बहुत तेज गरज और बिजली कड़की और बिजली कड़कने के बाद में हमारे मकान पे ये बिजली पड़ी, जिससे कि इतना हमारा ये माल का भी नुकसान हुआ है। वैसे तो जान की तो कोई क्षति नहीं हो पाई है, बट ये नुकसान हुआ है। बाराबंकी में भी बारिश ने किसानों की मुसीबत बढ़ा दी है। इस बारिश से कुछ किसान तो खुश हैं, क्योंकि गेहूं की फसल के लिए बारिश अच्छी है, लेकिन दलहन और तिलहन की फसल के लिए बारिश नुकसानदेह है। तो ये गेहूं के लिए फायदा है कि नुकसान है? बहुत नुकसान है। कितना नुकसान है? अरे बहुत ज्यादा। और सरसों और आलू के लिए? सरसों के लिए फूल सब गिर रहे हैं और इससे बहुत नुकसान हो रहा है। हमारे गेहूं के लिए कुछ फायदा है, बट बाकी हमारे जो आलू हैं, लहसुन है, मिर्चा वगैरह है और मक्की है, सरसों, इसके लिए बहुत नुकसान है। तेज बारिश के साथ चली तेज हवाओं ने किसानों की खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया। मौसम ठंडा होने से लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। इस मौके पर न्यूज़ 18 के संवाददाता ने मौसम के बदले मिजाज का जायजा लिया। कई दिनों से अच्छी धूप निकली हुई थी, जिसके चलते लोग राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन बीती रात से हुई झमाझम बारिश ने एक बार फिर कड़ाके की ठंड कर दी है। और इस वक्त मैं एक शहर में हूं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी भी जो है वो हल्की बूंदाबांदी यहां पर जारी है। कानपुर में बारिश के बाद बदले मौसम के मिजाज के बावजूद कामकाज करने वाले लोग अपनी 2 जून की रोजी रोटी के लिए कड़ी मशक्कत करते नजर आए, जबकि बारिश के बाद सड़कों पर पसरा सन्नाटा आम जनजीवन पर बड़े प्रभाव की गवाही दे रहा है। मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। बारिश और ठंड एक साथ प्रहार कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और सड़कों पर सन्नाटा पसरता जा रहा है। वीवीआईपी इलाकों की अगर बात की जाए तो सड़कें धीरे धीरे सुनसान होती जा रही हैं। वही लोग सड़कों पर निकल रहे हैं जिसे बहुत ज़रूरी काम है। ये बारिश सांस के रोगियों के लिए और हृदय रोगियों के लिए हानिकारक है। फसलों को भी इससे अच्छा खासा नुकसान पहुंच रहा है। अगर मौसम वैज्ञानिकों को माने तो आने वाले 48 घंटे तक मौसम ऐसा ही रहेगा और ओला भी गिर सकता है।
मुरादाबाद में घने बादलों और बारिश के बाद खुले मौसम के बीच बाजार में लोगों की चहलकदमी बढ़ गई। बदले मौसम के बीच लोग चाय और गर्म दूध के साथ मठरी का मजा लेते नजर आए। सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही थी, अब बारिश रुकी हुई है तो लोग अपने ज़रूरी काम से सड़कों पर निकले हैं। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था कि मुरादाबाद सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में बारिश होगी और बारिश से ठंड बढ़ेगी, गलन बढ़ेगी, शीतलहर का असर होगा। मेरठ में घने बादलों के बीच आसमान पर उड़ते परिंदों की तस्वीरें सुहानी लग रही हैं, लेकिन बदले मौसम के बीच बारिश के साथ ओलावृष्टि ने किसानों की मुश्किल बढ़ा दी है। हालात चिंताजनक हैं क्योंकि तस्वीरें बता रही हैं कि ओले ने खड़ी फसल को कितना नुकसान पहुंचाया है। मेरठ के विभिन्न इलाकों में ओलावृष्टि हुई है और बारिश तो हो ही रही है। मेरठ के खरखौदा, हस्तिनापुर, सिवाल खास, सरधना समेत विभिन्न इलाकों में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई है। ओलावृष्टि की वजह से फसलों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। अभी भी रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूंगा कि दिखाएं यहाँ की तस्वीरें कि किस तरह से आकाश में ये बादल हैं, काले काले बादल छाए हुए हैं, काली घटा छाई हुई है और लगातार रुक रुक करके बारिश हो रही है। इस बदले हुए मौसम के मिजाज से ठंडक भी काफी बढ़ गई है। लेकिन मथुरा की तस्वीर मेरठ की तस्वीर से जुदा है। हरियाली के बीच किसानों के चेहरे खिले हैं क्योंकि गेहूं की फसल को बारिश से जीवन दान मिल गया है और किसानों को वरदान। किसान मान रहे हैं कि बारिश से उनकी फसल को फायदा होगा। खाद पानी मतलब ये बहुत बढ़िया हो गया है और किसान के लिए बहुत माफक पड़ रहा है। अच्छा, क्या क्या फायदा है इसका? इसलिए मतलब ये पानी बच रहा है हमारे लिए। लेकिन मथुरा के थाना हाईवे इलाके के द्वार केशवपुरम कॉलोनी में एक भैंस करंट की चपेट में आ गई। बारिश की वजह से फैले करंट से भैंस इसकी चपेट में आ गई। लोगों ने तुरंत बिजली विभाग को सूचना दी, लेकिन शटडाउन मिलता उससे पहले ही भैंस ने दम तोड़ दिया। मर गई। कोई कर्मचारी लाइट वाले आए थे, वैसे वो अपनी लाइन काट के चले गए, अधिकारी को नहीं आया। ये कुछ जिलों की तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम बदल गया है। दलहन और तिलहन के साथ आलू, मिर्च और लहसुन की फसल करने वाले किसान चिंता में डूबे हैं, जबकि गेहूं की पैदावार करने वाले किसान खुश हैं क्योंकि ज्यादातर किसानों को पानी की जरूरत थी और मौसम ने करवट ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पिछले कुछ दिनों से ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अब बात होगी प्लास्टिक की। देखिए, प्लास्टिक का सामान हम आप सब इस्तेमाल करते हैं, उससे मिलने वाली सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब यही प्लास्टिक खराब होता है तो हमको नुकसान भी उतना ही पहुंचाता है। और अब इस बात से कोई अछूता भी नहीं है, सब जानते हैं कि प्लास्टिक के बहुत ज्यादा नुकसान है। अब इसी समस्या से लड़ने के लिए, इसी मुसीबत से लड़ने के लिए आपको बताएं कि IIT BHU एक रिसर्च कर रहा है। उसी रिसर्च पर देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। दरअसल रिन्यूओशन नाम की कंपनी ने एक प्लांट तैयार किया, एक ऐसी मशीन तैयार की जो प्लास्टिक के कचरे से डीजल बनाती है। लेकिन इस प्लांट की टेस्टिंग के लिए जगह चुनना एक चुनौती थी। कई संस्थानों का दौरा करने और चर्चा करने के बाद IIT BHU को शोध के लिए चुना गया। देखिए, कंपनी है रिन्यूओशन, उन्होंने अप्रोच किया हम लोगों के पास कि उनके पास एक टेक्नोलॉजी है जिससे प्लास्टिक को, मिक्स प्लास्टिक को हम डीजल या पेट्रोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन उनको एक सेलेक्ट करना है, एक इंस्टीट्यूशन जहां इसका वो डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकें। तो उनके दिमाग में IITs ही थे। किसी और IIT की जगह जब उन्होंने हमें चुना तो हमारे लिए अच्छी बात थी। तो हमने उनको आगे बढ़ के थामा, कहिए कि उनको प्लेटफॉर्म दिया, तो वो प्लांट लग गया। प्लांट लगने के बाद वो पायलट स्केल का प्लांट है, लग चुका है। ऐसी टेक्नोलॉजी पहली बार नहीं लग रही थी। दुनिया इसके जरिए तेल प्रोड्यूस करती है और उस ईंधन से कारोबार भी करती है, लेकिन भारत के लिए अभी तक चुनौती बनी हुई है। इस चुनौती से पार पाने के लिए प्लांट और उसमें शोध करने वाले शोधार्थियों की जरूरत थी। इसके लिए IIT BHU को चुना गया और उन चुनौतियों से शोधार्थियों ने पार भी पा लिया। भारत में भी, विदेशों में तो एफिशिएंसी 95% तक चले गई, लेकिन भारत में भी लोग हैं जो 85 से लेकर 90-92% तक उन्होंने यील्ड प्राप्त की है डीजल प्लास्टिक। प्रोजेक्ट लग चुका है, उस पर काम शुरू करने के लिए वेस्ट कचरे की जरूरत थी। इसके लिए IIT BHU ने अपने ही छात्रों के बीच प्लास्टिक इकट्ठा करने की मुहिम शुरू की और फिर उस कचरे को प्लांट लेकर गए।
और उसके जरिए प्लांट में लगी मशीनों में शोध शुरू हुआ। लेकिन इसमें कामयाबी मिलने के बाद शोधार्थियों को क्या मिलेगा, ये सवाल अब भी बना था। इस सवाल से निपटने के लिए बीएचयू प्रशासन ने एक सिस्टम बनाया। छात्रों को टोकन सिस्टम में लेकर आए। प्रोजेक्ट पर काम करने वाले छात्रों को टोकन दिया गया ताकि होने वाली इनकम का फायदा शोधार्थियों को मिल सके। टिल्स में कचरा पैदा होता है प्लास्टिक का, वो लड़के उसको एक जगह इकट्ठा करें, फेंके ना, और अगर एक जगह इकट्ठा करेंगे तो उससे उनको टोकन दे दिया जाएगा। दैट विल बी अ वैल्यू फॉर देम। और जब उस प्लास्टिक से ऑयल कन्वर्ट होगा तो हम ऑटो चलवाएंगे या कुछ चलेगा तो उससे उनको फ्री राइडिंग हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट पे वो प्लांट यहाँ पर लगा है और उसका प्रोडक्शन शुरू हो गया है, लेकिन अभी ट्रायल के दौर में है। 100% जब हो जाएगा तो हम उसको अपस्केल करने की और सोचेंगे। इस पर शोध करने वाले छात्रों से भी बात करना जरूरी था। ये जानना जरूरी था कि प्लास्टिक के कचरे से डीजल कैसे बनाया जाता है। ऐसे में न्यूज़ 18 की टीम प्लांट के अंदर पहुंची। साथ में प्रोजेक्ट मैनेजर शिवम गुप्ता की मदद ली ताकि डीजल बनाने की प्रक्रिया को बारीकी से समझा जा सके और फिर लोगों तक बात को आसानी से पहुंचाया जा सके। वेस्ट कचरे से प्रोड्यूस होने वाले तेल की प्रक्रिया को समझने के बाद न्यूज़ 18 ने प्रोजेक्ट मैनेजर से बात की। बेसिकली हम लोग हॉस्टल से प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, वहीं पर सेग्रीगेट कराकर, और फिर अपने एग्लोमरेटर की एक मशीन है, उस एग्लोमरेटर में एग्लोमरेट करते हैं उस प्लास्टिक को, जो कि फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर हम उसको अपने कन्वर्जन यूनिट में डालते हैं, उससे डीजल प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे हम कचरे से, जो कि प्लास्टिक है आपका, उससे हम डीजल बनाते हैं। तो एक पूरी इसके पीछे एक प्रोसेस है कि हम प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं, देन उसको फिर सिस्टम में फीड करते हैं। उससे पहले उस प्लास्टिक को हमको छोटा छोटा कन्वर्ट करना होता है, तो वी एग्लोमेरेट दैट। तो एक पूरा प्रोसेस है जिससे हम प्लास्टिक से डीजल बनाते हैं। डीजल तो बनना शुरू हो गया था, लेकिन चुनौती ये थी कि इसकी क्षमता कैसे आंकी जाए, इसको कौन सी गाड़ियों में चलाया जाए ताकि पता चल सके कि प्लांट में बनने वाला ईंधन लोगों के काम आ सकता है। एक्सपेरिमेंटल फेज में है, जो टाइप ऑफ फीड जो हम डाल रहे हैं और जिस तरह का डीजल प्रोड्यूस हो रहा है, ये सब कुछ अभी एक पायलट टेस्टिंग फेज में चल रहा है। वैसे बनने वाले डीजल की टेस्टिंग शुरू हो चुकी थी, कामयाबी भी मिल चुकी थी, जिस पर शोध अभी जारी है। इस कामयाबी से कितना फायदा होगा, क्या प्लास्टिक प्रदूषण से राहत मिलेगी, क्या इधर उधर फैले कचरे को ठिकाने लगाने के लिए रामबाण इलाज निकल आया है, ये ऐसे सवाल हैं जो हर आदमी के जहन में गूंजते रहते हैं। और इस शोध से भारत को क्या फायदा होगा? सहूलियत देश को ही नहीं, पूरे वर्ल्ड को मिलेगा, क्योंकि इसमें जो प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, तो वो नालियों में जाता है, फिर नालियों से नदियों में जाता है, और फिर नदियों से सीधा ओशियंस में जाता है, जो कि मरीन लाइफ वहाँ पर उनको। और इसी के साथ मेरे साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आगे